हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। यहाँ पे दे रखा है आर साइन थीटा का वैल्यू और आर कॉस थीटा का वैल्यू, और इस दोनों के बेसिस पर हम लोगों को आर का मान बताना है। गौर से देखिएगा, आर साइन थीटा बराबर 7/2 यह हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। और आर कॉस थीटा बराबर 7√3/2 यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया। और हम दो समीकरण को अपने ज़रूरत के हिसाब से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग, ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में भाग करेंगे 2 से, यानी कि समीकरण 1/2 हम करेंगे 2। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, एक है आर साइन थीटा। आर साइन थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है आपका, आर साइन थीटा का वैल्यू 7/2 है। तो समीकरण 1/2 करेंगे तो एलएचएस का में एलएचएस से भाग करेंगे, तो आर साइन थीटा में हम भाग करेंगे किससे, आर कॉस थीटा से, ठीक है। उसी तरीके से इस तरफ आपका आरएचएस का भाग आरएचएस से होगा, यानी कि 7/2 में हम किससे भाग करेंगे, 7/2 में हम भाग करेंगे 7√3/2 से। यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग किए हैं समीकरण 1/2, इसमें हम भाग किए हैं इससे। अब इसको सोल्व करके देखिए, आर से तो पहले आपका आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी बट्टा में 2, यहाँ भी बट्टा में 2, इससे यह कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है आपका, टैन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया टैन थीटा बराबर, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में क्या है √3, 1/√3 यह टैन थीटा का मान आ गया। आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 7/2 है ना, नीचे वाला उलट के गुना होगा, यानी 7√3/2 है तो 2 बट्टा क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए, 7√3, नीचे वाला उलट के गुना होता है ना, तो इससे यह कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर में 1 बचेगा और यह √3 आपका बचेगा, यानी कि 1/√3। और आपको पता है कि tan 30 डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्लियर हो गया कि थीटा कितना डिग्री है, थीटा आपका 30 डिग्री है। इतना काम आप मन ही मन कर सकते हैं। इस डाटा को देख करके पता लग रहा था कि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि जब हम भाग करेंगे इसमें इससे तो आर से आर कैंसिल होगा, साइन बट्टा कॉस टैन हो जाएगा। और 7/2 में 7√3/2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 1/√3, तो टैन थीटा का मान 1/√3, इसका मतलब थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि टैन 30 का मान √3 होता है, 1/√3 होता है। अब जो थीटा का मान आया है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो आइए इस इक्वेशन में पुट करते हैं। हमें तो आर का मान निकालना था, थीटा का तो मान निकालना नहीं था। तो थीटा का मान जो भी आया है यहाँ पे पुट करेंगे, तो आर इंटू साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना है 30, तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बराबर 7/2, नीचे से नीचे वाला कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आर गुना 1 यानी आर बराबर 7। तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, आर का वैल्यू आपका विकल्प सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू आया है उसको आप समीकरण 1 में डालिए या फिर समीकरण 2 में डालिए, दोनों में से कहीं से भी आपका आर का वैल्यू आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा, और वह कॉन्सेप्ट है आपका कंपोनेंडो और डिविडेंडो का। जैसे अगर हम आपसे कहे कि अगर इस तरीके से कहीं डाटा लिखा हुआ है x/y बराबर a/b, ठीक है, इस तरीके से कहीं डाटा लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो अगर हम इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करें, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है कि नीचे वाला को ऊपर वाला में एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, यही मेथड कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आप x/y है ना, तो नीचे वाला को एक बार ऊपर वाला में जोड़ लीजिए तो x + y हो जाएगा, और घटा लीजिए तो x - y हो जाएगा। हमने बाएं तरफ वाला का क्या कर लिया है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो कर लिया है। सेम चीज आप इस तरफ भी कर लीजिए, क्या होगा, a + b/a - b हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। अगर हम आपसे कहे कि a/x का कंपोनेंडो और डिविडेंडो करिए तो क्या होगा, a + x/a - x, यही आपका हो जाएगा कंपोनेंडो और डिविडेंडो। पैटर्न समझ में आ रहा है, नीचे वाला को एक बार ऊपर वाला में जोड़ लेते हैं और अगली बार क्या करते हैं हम लोग, घटा लेते हैं। इसी मेथड का उपयोग करके इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे।
देखिएगा यहाँ पे क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। आगे चलिए, अनुपात है ना, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। बट्टा में क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही तो है ना। अनुपात के जगह सिर्फ हम बट्टा लिखे हैं, बराबर इसका वैल्यू क्या है आपका 185 अनुपात 158, तो 185 ऊपर हो जाएगा, अनुपात का मतलब बट्टा, नीचे में क्या होगा आपका 158 होगा। इतना तो हम लिख सकते हैं क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो इतना बट्टा इतना बराबर 185 बट्टा 158। अब इस दोनों के बेसिस पर हमें मान निकालना है ए अनुपात बी का। तो अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जब आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करिएगा तो यहाँ देख के लग रहा है कि क्या बचेगा हमारे पास, ए क्यूब बट्टा बी क्यूब बचेगा। जब आप इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करोगे ना तो आपके पास यही बचेगा, क्या बचेगा, ए क्यूब बट्टा बी क्यूब बचेगा। देखिएगा यहाँ पे हम करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई बट्टा एक्स माइनस वाई है, इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करना है, ठीक है। इसका करिए, तो इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करिएगा तो क्या होगा, x प्लस वाई में नीचे वाला जोड़ेंगे, तो जोड़िए प्लस एक्स माइनस वाई, नीचे वाला को जोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई में नीचे वाला को घटाएंगे, तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसको सोल्व करिए, देखिए यहाँ ऊपर में y कैंसिल, x और x कितना हो गया 2x हो गया, बट्टा यहाँ पे देख लीजिए x से x कैंसिल, y और y कितना हो गया 2y हो गया, y से y कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x बट्टा y बचा। तो जब आप इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो किए तो x बट्टा y बचा। तो उसी तरह से a क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टा a क्यूब माइनस बी क्यूब का कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, a क्यूब बट्टा बी क्यूब बचेगा। और आप वैसे भी सोच सकते हैं कि यह किसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो हो सकता है, तो सर यह जो कंपोनेंडो डिविडेंडो होगा ना a क्यूब बट्टा बी क्यूब का। चाहे तो पूरा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, नीचे वालों को एक बार ऊपर में जोड़ लीजिए और एक बार घटाइए, यही वैल्यू आएगा। और इसका उपयोग हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में करते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चन में करते हैं, और भी कई जगह पे क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए इस मेथड का उपयोग करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर में है, अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे तो नीचे वाला को जोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बट्टा में क्या करिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में से घटाना है, जिसको भी घटाएंगे उसका चिन्ह बदलेगा, इस दोनों को घटाना है तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। इस दोनों को घटा रहे हैं तो जिसको भी घटाते उसका चिन्ह बदलता है, तो यह माइनस में और यह आपका प्लस में। देख लीजिए इसको सोल्व करके, यहाँ पे माइनस से माइनस यह आपका कैंसिल हो गया, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसिल, ए क्यूब और ए क्यूब ऊपर में क्या बचा 2a क्यूब है, बट्टा देख लीजिए यहाँ पे, इससे यह कैंसिल, बी क्यूब क्या बचा 2b क्यूब बचा, 2 से 2 कैंसिल, ए क्यूब बटा बी क्यूब। तो यह चीज़ आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। अब आप बाएं तरफ वाला का कंपोनेंडो और डिविडेंडो किए हैं तो दाएं तरफ वाला का भी तो करना पड़ेगा, तो दाएं तरफ वाला कैसे करेंगे, इसको ऊपर वाले में जोड़ लीजिए, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 3 हासिल 1, और फिर 5 और 8 13 और 1 14, 4 हासिल 1, 1 और 2 और 1 हासिल वाला 3, 343, और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाइए, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 17 में से 15 माइनस करेंगे 2। सेम चीज़ अप्लाई किए, एक बार नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे, बस। अब देख लीजिए यहाँ पे क्यूब किसका है, दोनों का क्यूब है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बट्टा बी का होल क्यूब, इतना लिख सकते हैं, बराबर इसको भी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो ऊपर वाला 7 का क्यूब है और नीचे वाला 3 का क्यूब है, इसका होल क्यूब कर सकते हैं। अब देख लीजिए पावर समान है, इसका मतलब पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ पावर क्या है समान है, तो पावर से पावर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो a बट्टा बी का वैल्यू 7 बट्टा 3, और वैसे भी पावर समान अगर है तो बेस भी क्या होगा समान होगा, तो a बट्टा बी का मान 7 बट्टा 3 आया। यही हमें बताना था, a बट्टा बी यानी कि a अनुपात b का मान क्या हो जाएगा 7 बट्टा 3 यानी कि 7 अनुपात 3। तो बहुत ही आराम से बस डाटा को देख करके आप अपना आंसर निकाल सकते थे। हमें आपको इस मेथड को अच्छी तरह से समझाना था, इसकी वजह से हमने इतना समय लगाया। तो इस मेथड का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कई जगह पे हम लोग इस मेथड का उपयोग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देख लीजिए नंबर 4 क्वेश्चन, अलजेब्रा का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड यह आपका क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है यहाँ पे x माइनस 1 बट्टा x का मान। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो हम दोनों तरफ x से भाग करते हैं, तो जब x स्क्वायर में x से भाग करिएगा तो x बचेगा, प्लस जब आप 1 में x से भाग करिएगा तो 1 बट्टा x बचेगा, बराबर जब 2x में x से भाग करिएगा तो 2 बचेगा।
बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। और इक्वेशन जो है वो हम लोग को यह अनुमति देता है कि बराबर के दोनों तरफ आप एक ही काम कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ किसी भी अंक से गुणा कर सकते हैं, किसी भी अंक से भाग कर सकते हैं, दोनों तरफ कोई भी अंक जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। या दूसरा तरीका है कि x कॉमन लेकर के आप इसको काट सकते हैं, तो सेम ही चीज़ है, यह ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो हमारे पास x प्लस 1/x का मान आ गया। अब निकालना किसका मान है, तो निकालना है हमें x माइनस 1/x का मान। देखो x प्लस 1/x का मान है और हमें क्या बताना है, x माइनस 1/x का मान। देखिए शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होता है, हम इसका करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे हम स्क्वायर, और माइनस करेंगे 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, यानी आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। अब समझ लीजिए इस चीज को भी, अगर क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान दे रखा है, मान लीजिए कि a दे रखा है, और इससे x माइनस 1/x का मान पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसके स्क्वायर में से माइनस करेंगे 4 और इसको करेंगे अंडर रूट। अंडर रूट क्यों करेंगे, क्योंकि यहां भी देख लीजिए डिग्री कितना है, 1 पावर 1 है, यहां भी पावर 1, तो पावर 1 से पावर 1 में जाना है, तो स्क्वायर करने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रूट, तो स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। अच्छा ऐसा भी तो पॉसिबल है कि x माइनस 1/x का मान दे दे और आपसे x प्लस 1/x का मान पूछ ले, प्लस वाला का मान पूछ ले, तब हम क्या करेंगे, तब हम कुछ नहीं करेंगे, केवल बीच का चिन्ह बदलेंगे, a स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे। हमें बस यह ध्यान रखना है कि अगर माइनस वाला निकालना होगा तो माइनस 4 करना है और प्लस वाला निकालना होगा तो प्लस 4 करना है। तो अगर कभी क्वेश्चन में x माइनस 1/x का मान दे रखा हो और x प्लस 1/x का मान पूछे तो स्क्वायर प्लस 4 करेंगे, और माइनस वाला पूछे तो स्क्वायर माइनस 4 करेंगे। तो यहाँ से x प्लस 1/x का मान आ गया था, हम आगे क्या करेंगे, हम आगे करेंगे स्क्वायर माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। चलिए तो यह तो जो कॉन्सेप्ट था जिसको हमको आपको समझाना था, बट इस क्वेश्चन का आंसर तो और सिंपल निकल सकता था। और सिंपल कैसे, x का मान आप सीधे एज्यूम भी कर सकते हैं, x प्लस 1/x का मान 2 तभी होता है जब x का मान 1 होता है। देख लीजिए x के जगह 1 रखिए, 1 1 2 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का मान 2 दे दे तो वहां पे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, x का मान अंडरस्टूड है कि 1 होगा। और अगर x प्लस 1/x का मान -2 दे दे, यहाँ -2 रहता है, इसका मतलब x का मान -1 होता। तो यहाँ हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया है कि इसके जगह पे अगर कोई भी डाटा रहे, 2 के अलावा 3 4 5 6 7 8 कोई भी डाटा रहे, उस केस में आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे अब x के जगह 1 रखिए, 1/1, यहाँ पे 1 - 1 कितना हो जाता, 0। तो डायरेक्ट आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता, बट हमने आपको यह कॉन्सेप्ट बताया है क्योंकि इसकी आवश्यकता आगे चल के आपको पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 5 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर से x बराबर a साइन थीटा और y बराबर b टेन थीटा इतना दे रखा है। ठीक है, x बराबर a साइन थीटा और y बराबर यहाँ पे दे रखा है b टेन थीटा, और हमें क्या बताना है, a स्क्वायर बट्टा x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा y स्क्वायर का मान। चलिए देखते हैं, a है ऊपर में, तो ऐसा करते हैं a को हम ऊपर में रखते हैं। इस डाटा को आप गौर से देखते चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा x इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या लिख सकते हैं, a/x लिख सकते हैं, बराबर इधर साइन गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं इसके लिए। चलिए x को हम इस तरफ लाएंगे तो x जो होगा इसके बट्टा में आ जाएगा, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, और यह गुना में इस तरफ लाएंगे तो भाग में, यानी कि 1 साइन थीटा। तो 1 साइन थीटा का मतलब क्या होता है, 1 साइन थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा यानी कि कॉसेक थीटा। तो a/x का मान क्या है, कॉसेक थीटा है। उसी तरीके से यहां पे देख लीजिए b/y का मान, सोचिए जरा सा क्या हो सकता है, b/y का मान क्या हो सकता है, y इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, b/y टेन थीटा इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो a/x का मान हो जाएगा कॉसेक थीटा और b/y का मान हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब a स्क्वायर बट्टा x स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a/x का होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो एक ही जगह स्क्वायर दे दिए। b/y का होल स्क्वायर इसके लिए लिखा जा सकता है b स्क्वायर बट्टा y स्क्वायर, इसको b/y का होल स्क्वायर। अब a/x का वैल्यू क्या आया है आपका, कॉसेक थीटा, तो हम करेंगे कॉसेक थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
माइनस बी बट्टा वाई का मान कितना आया है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यह तो फॉर्मूला है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो विकल्प डी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी तरह से आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और वहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह तीनों आपको ध्यान में रखना होता है। आगे चलिए अब इस अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यह भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले देख लीजिए जनरली यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछा जाता था, यह पार्ट अलग यह पार्ट अलग, लेकिन इस बार क्या किया है इस तरीके के 2 पार्ट को मर्ज किया है। गौर से देखिए 2 जगह कैलकुलेशन करेंगे हम, इस पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे अलग, फिर इस पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे अलग, और फाइनली दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब इस पैटर्न को जोड़ने का तरीका क्या होता है गौर से देखिएगा। पूरा में देख लीजिए 2 ही डाटा है, √7 √3, पूरे में 2 ही डाटा, और रिवर्स होगा देख लीजिए, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, तो यहाँ पे ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, देख लीजिए माइनस वाला ऊपर में यहाँ माइनस वाला नीचे में, हमेशा इसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन होता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि बीच में प्लस है कि माइनस। अगर ऐसे डाटा के बीच में प्लस होता है, यानी कि अगर आपको जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 2 × a² प्लस b²। ठीक है, 2 × a² प्लस b², और बट्टा में लिखते हैं वर्गों का अंतर, इसको हम a² माइनस b² भी कह सकते हैं, a² माइनस b²। और अगर इसको घटाना पड़ जाए कभी, तो घटाने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 4ab, और बट्टा में वर्गों का अंतर, वर्गों के अंतर को हम a² माइनस b² कर सकते हैं। अब एक किसको मानेंगे, तो इस पूरे क्वेश्चन को गौर से देखिए, √7 और √3 के अलावा इस पार्ट में कह रहे हैं कि √7 और √3 के अलावा तो कुछ है नहीं, तो √7 को हम a मानेंगे और √3 को हम क्या मानेंगे b मानेंगे। यहां पे देख लीजिए बीच में क्या है सर, यहां पे बीच में प्लस है, तो अब इस पार्ट का कैलकुलेशन देख लीजिए क्या होगा, 2 × a², तो a के जगह √7, a के जगह √7, √7 का स्क्वायर तो 7 होगा, किसी भी रूट वाले संख्या का जब आप स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, प्लस b² यानी √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट्टा में a² माइनस b², तो a² यानी √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 में से 3 माइनस करिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देख के भी लग रहा है बट्टा में हमेशा माइनस ही रहता है, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, किस दोनों का, √7 और √3 के अलावा तो कुछ है नहीं, तो √7 का वर्ग 7, √3 का वर्ग 3, 7 और 3 में अंतर कितना का 4 का। ओके, चलिए इस पार्ट का काम हो गया। आगे चलिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब सेम चीज यहाँ भी है आपका, सेम चीज देख लीजिए, प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी बीच में क्या है प्लस जोड़ना है, तो 2 × a², तो a के जगह इस बार √3 का स्क्वायर 3, प्लस b² b के जगह 1 का स्क्वायर 1, बट्टा में इसके वर्गों का अंतर, तो 3 और 1 में अंतर कितना का 2 का। बस इतना ही काम आपको करना है, इस वाले फॉर्मूला का उपयोग कर देना है इस पैटर्न के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 2 × a² प्लस b², बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, घटाना होगा तो 4ab, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर। सोल्व करिए जरा सा, अगर इसको सोल्व करते हैं तो 2 दूना 4 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, क्या है आपका 7 3 10 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 5 यहाँ बचेगा, प्लस 3 और 1 4, इस तरफ 4 बचा, 5 और 4 कितना 9, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 9। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 9। ओके, चलिए इतना क्लियर है। अब देखिए अगर क्वेश्चन में इस पार्ट को अभी छोड़ दीजिए, इस पार्ट को छोड़ दीजिए, अभी यह तो अलग से जोड़ दिया था, अगर यहाँ माइनस रहता तब क्या करते, कुछ नहीं करते, 4ab, तो 4 गुने a के जगह √7, b के जगह √3, बट्टा में वर्गों का अंतर, 7 और 3 में अंतर कितना का 4 का, 4 से 4 कैंसिल, √7 गुना √3 यानी √21। अगर यहाँ माइनस में होता तो इस पार्ट का वैल्यू कितना हो जाता √21। उस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा, इसकी बहुत ही ज़्यादा आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, यह वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, कितने ग्रह सूर्य नहीं है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा, इस तरीके से भी पूछा जाएगा। ओके, चलिए कितने ग्रह सूर्य नहीं है। अच्छा, ग्रह कौन है, ग्रह तो वही होगा जो ट्रायंगल के अंदर होगा, वही ग्रह होगा। ध्यान रहे, ग्रह का वेन डायग्राम यही है, जो ट्रायंगल में होगा, त्रिभुज में होगा, वही ग्रह होगा। अब हमें बताना है कितने ग्रह सूर्य नहीं है, तो जो ट्रायंगल में हो लेकिन इस रेक्टेंगल में नहीं हो, क्योंकि जो रेक्टेंगल में होगा वह तो सूर्य हो जाएगा। तो ऐसा कितना बचा जो ग्रह तो है लेकिन सूर्य नहीं है, इसकी संख्या 8 और 4 12 हो जाएगा।
ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, विकल्प डी हो जाएगा। अगर पूछता कि ऐसे कितने हैं जो केवल ग्रह है तो आंसर हमारा 8 होता। हमें पेन होने या न होने से मना नहीं किया है, सिर्फ सूर्य नहीं होना चाहिए, ग्रह होना चाहिए लेकिन सूर्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो होगा वह ग्रह के साथ साथ सूर्य भी हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। नीचे जो है वह ग्रह तो होगा लेकिन सूर्य नहीं होगा। यह जो है यह जो 4 है यह ग्रह भी है पेन भी है, लेकिन पेन से तो मना नहीं किया है, पेन रहे या न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रह होना चाहिए लेकिन सूर्य नहीं होना चाहिए। तो आंसर हमारा 12 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए, दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। अब देख लीजिए, पॉलीगन के क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया है। आप हमें सिर्फ एक चीज बताइए कि यह जो आकृति है वह क्या है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, सप्तभुज है, 10 है, कितना है भुजा इसमें। भुजा काउंट करते देखिए, 1 2 3 4 5 पंचभुज है। तो आप सोचिए जरा सा कि किसी भी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के बारे में पता होता है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन पंचभुज में जाके हम लोग फंस जाते हैं। तो किसी भी आकृति के सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इस फॉर्मूला का उपयोग करके ना आप किसी भी पॉलीगन के किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। जैसे त्रिभुज होगा तो n के जगह 3, n के जगह भुजाओं की संख्या डालना है, तो त्रिभुज यानी कि n का मान 3, तो 3 - 2 1, 1 गुना 180 डिग्री हो जाएगा तीनों कोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग। चतुर्भुज है तो भुजाओं का संख्या 4 होगा, इनके जगह 4 लीजिए, 4 - 2 2, 2 गुना 180 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे पंचभुज है तो n का वैल्यू हम क्या लेंगे, n का वैल्यू हम लेंगे 5, तो 5 - 2 3, 3 गुने 180 18 × 54 540 डिग्री। मतलब यहाँ जो आकृति है ना उसके सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होगा। यह बात हो चुका है कंफर्म, क्योंकि यहाँ जो आकृति है वह आपका पंचभुज है और पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 5 - 2 गुने 180 इस फॉर्मूला से निकाल लिए। अब यहाँ पे 5 कोण देख लीजिए, एक कोण तो यह वाला, दूसरा कोण, तीसरा कोण, देखिए यह 90 डिग्री दे रखा है, इस तरीके से कहीं भी एंगल दिया जाए इसका मतलब 90 डिग्री। चौथा कोण और यह आपका 5वां कोण, इन पांचों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, सॉरी 540 डिग्री होगा, क्योंकि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, कोई भी जो सीधा रेखा होता है ना उसके ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर इस तरीके से लाइन है, इधर 70 डिग्री है तो इधर पक्का कितना होगा 110 डिग्री होगा, क्योंकि सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पे आ जाइए, इस कोण का माप पता लगाइए, सीधी रेखा पे 180 डिग्री, तो इस तरफ 80 मतलब इधर पक्का कितना होगा 100, तभी तो पूरा मिला के 180 होगा। उसी तरीके से इस सीधी रेखा पर इधर से 65 है तो इधर से कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, तो 100 यहाँ देखिए 65 और 115 180 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अब इस कोण का माप कितना है, इसको देख के पता लग रहा है कि 90 डिग्री, 90 डिग्री को इसी तरह से कोण बनाया जाता है। तो 5 कोण में से 1 2 3 4 कोण का माप पता है, 5वें कोण का माप निकालना है। तो पांचों कोणों का योग कितना है 540 डिग्री। इस 540 डिग्री में से बाकी के 4 कोणों का योग घटा लीजिए, 5वां कोण निकल जाएगा। तो बाकी का 4 कोण कितना हो जाएगा 115 115 230, 230 और 100 कितना हो जाएगा 330। 330 में 90 अगर जोड़ते हैं, 330 में 90 जोड़ते हैं तो 420 हो जाएगा। तो 420 आप यहाँ से क्या करिए माइनस कर लीजिए। तो जब आप 420 कुछ गलत हो गया है क्या, देखिए 115 115 230 230 और 100 330। 330 में अगर आप 90 जोड़ते हैं, 330 ही होगा ना, 230 और 100 330। 330 में अगर आप 90 जोड़ते हैं तो 330 में 90 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यह 420 ही तो होगा ना। 330 डिग्री में जब आप कितना जोड़ते हैं 90 डिग्री जोड़ते हैं, दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, 9 3 12 2 हासिल 1 420 होगा। और पंचभुज है तो 5 - 2 यानी 3 गुना 8 540, ठीक ही तो है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका कोण आ रहा है वह कितना आ रहा है 120 डिग्री। 120 डिग्री तो ऑप्शन में भी, अच्छा रुक जाइए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। तो 120 डिग्री होगा, तो 120 डिग्री तो इस कोण का माप आ गया ना, इस वाले कोण का माप 120 डिग्री आ गया। गौर से देखिए 540 डिग्री पांचों कोणों का योग होगा, जिसमें से 1 2 3 4 4 कोण का माप पता था।
तो पांचों कोणों के योग में से चार कोण का योग माइनस कर लिए तो कितना आ गया आपका 120 डिग्री आ गया। यहाँ पे हम रुके हुए थे, 120 डिग्री ऑप्शन में तो था नहीं, तो हमसे इस एंगल का मान नहीं पूछा है, इस वाले एंगल का मान पूछा है। तो यह पूरा मिला के 120 डिग्री 180 डिग्री, तो यहाँ 120 है तो यह कितना होगा 60 डिग्री होगा बाहर वाला। तो बाहर वाले कोण का माप निकालना था, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प डी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हम लोग किए हैं यहाँ पे कि यह पंचभुज है, इसके पांचों कोणों का योग हो जाएगा 540 डिग्री, यह चीज पता लगा लिए। उसके बाद फिर क्या किए, 80 है तो यह हो जाएगा आपका 100 डिग्री, 180, 65 है तो यह वाला हो जाएगा 115 डिग्री, और यह आपका 90 डिग्री। इन चारों कोणों का योग कितना हो गया था आपका 420 डिग्री, माइनस किए तो कितना आ गया 120 डिग्री। अब 120 डिग्री इस पांचवें कोण का माप हो गया, तो इस पांचवें कोण का माप 120 डिग्री है, तो अंदर वाले कोण का नहीं बाहर वाले कोण का माप पूछा है, क्योंकि x का मान पूछा था। तो पूरा सीधी रेखा पर 180, इधर 120 है तो इधर वाले कोण का माप कितना होगा 60 ही तो होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 9 देखिए, एक घनाभ जिसके 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC। देख लीजिए घनाभ में कुल मिला के कितना फलक होता है, 6 फलक होता है। ठीक है, बाकी का 3 का ही 3 के समान ही बाकी का 3 होता है। जैसे कहने का मतलब कि कोई भी जो कमरा है वो आपका घनाभ का एग्जाम्पल है, तो कमरे का फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वही छत का क्षेत्रफल होगा, बाएं तरफ वाले दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वही दाएं तरफ वाले दीवार का क्षेत्रफल होगा, सामने के दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वही पीछे के दीवार का क्षेत्रफल होगा। तो 2 सतह एक जैसा होता है। कुल मिला के कितना सतह या फलक होता है घनाभ में, 6 फलक होता है। यहाँ पे 3 आसन्न फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो तीनों फलक को देख लीजिए। घनाभ के तीनों भुजा को हम LBH से दर्शाते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और तीनों फलक का क्षेत्रफल देख लीजिए क्या क्या होता है। सबसे नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसका मान क्या दे रखा है, इसका मान दे रखा है A। उसके बाद चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो इसका मान क्या दे रखा है, इसका मान आपका दे रखा है क्वेश्चन में B। और तीसरा क्या होता है LH होता है, इसका मान क्या दे रखा है आपका C दे रखा है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। घनाभ के तीनों जो फलक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तीनों संलग्न फलक उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा LB BH LH, LB BH LH। LB भी कितना बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, BH भी 2 बार और LH भी 2 बार। LB यानी कि नीचे का क्षेत्रफल, वही ऊपर का भी क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ 3 आसन्न फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LB BH और LH का मान दिया है, दे रखा है, और हमें आयतन बताना है। यहाँ पे 3 इक्वेशन है, हम बाएं तरफ वाला को एक साथ गुना करेंगे, तो L गुने L L स्क्वायर, B गुने B B स्क्वायर, H गुने H H स्क्वायर, सब का स्क्वायर हो रहा है, तो हम सीधे एक जगह LBH का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बराबर इधर भी तीनों को गुना करेंगे, तो इधर तीनों क्या है आपका ABC है, तो गुना कर लीजिए, A गुने B गुने C हो जाएगा। आगे देखिए LBH बराबर देख लीजिए क्या होगा, अगर इधर से पावर हटाते हैं, पावर बाईं ओर से हटाएंगे दाईं ओर जाएगा तो उल्टा हो जाता है, 2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। यह स्क्वायर हटाए हैं तो इस तरफ रूट हो जाएगा, रूट का मतलब भी पावर 1/2 होता है। और LBH का मतलब क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो LBH कहने का मतलब है घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन कितना आ गया, ABC का पावर होल पावर 1/2, यानी विकल्प B जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। घनाभ के संलग्न फलकों का क्षेत्रफल LB BH और LH। अब आइए यहाँ पे जो डाटा दिया गया है, इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आपका पूछा गया है एनटीपीसी का जो 2022 में पेपर हुआ है उसमें। समझिएगा कि हमें लघुत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्तक ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकालना है। यहाँ पे देखिए क्या है, पहला ग्रुप में इतना डाटा है और दूसरे ग्रुप में इतना डाटा है, और इस दोनों का हमें निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 8 है ना, इसको प्राइम नंबर में तोड़िए। 8 के लिए 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो यह तो वैल्यू 8 का हो गया, और 8 का पावर जो भी है उसको अपने स्थान पर रहने दीजिए। इनटू आगे बढ़िए, 6 है, 6 को भी प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। अभाज्य संख्या में 2 गुने 3, अभाज्य में है तब तो ठीक है, नहीं है तो तोड़ लीजिए। तो 6 के लिए 2 गुने 3, और 6 का पावर 3 है, मतलब 2 गुने 3 का पावर 3। एक ग्रुप तो यह हो गया। अच्छा, दूसरा ग्रुप देखिए क्या है, यहाँ पे 4 का पावर 6, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 4 हो गया, और पावर जो है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। इनटू आगे 9 का क्यूब है, तो 9 के लिए हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यह आपका 9 हो गया, 9 यानी 3 का स्क्वायर, और 9 का पावर 3 था यानी इस पूरे का पावर 3 रख दिए। इसको और अरेंज करिए, देखिए पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, तो बेस को एक बार लिखिए, पावर को गुना करिए, 3 दूना 6 हो जाएगा।
इनटू यह पावर किसका है सर, दोनों का है, तो 2 का भी पावर यहाँ पे 3 लिखेंगे और साथ में 3 का भी पावर यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, 2 यहाँ 6 बार, यहाँ पे 3 बार, यानी 2 कुल मिला के कितना बार है, 9 बार, और 3 कितना बार, 3 बार। और वैसे भी बेस सेम रहे, गुना में रहे तो पावर को जोड़ते हैं, 6 3 9 हो जाएगा। मतलब कि प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद इतना वैल्यू आ गया। अब ऊपर वाले वैल्यू को मत देखिए, इसी को तोड़ने पे इतना आ गया है। आगे चलिए इसको देखिए, बेस को अपने स्थान पर रहने दीजिए, पावर का आपस में गुना तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, इनटू बेस को अपने जगह पर रहने दीजिए, पावर का आपस में गुना 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, किसका, इसका और इसका, ठीक है, इन दोनों का निकालना है एलसीएम। एलसीएम जब क्वेश्चन बेस और पावर के फॉर्म में रहे तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि सभी बेस को लिखते हैं लेकिन किसी को रिपीट नहीं करते हैं। तो देखिए बेस एक क्या है हमारे पास, 2 है, इसके अलावा क्या है, 3 है। आगे इधर कोई नया बेस है, नहीं है। अगर कोई नया बेस होता तो उसको लिखते, अगर यहाँ 5 मिलता तो लिख देते, 7 मिलता तो लिख देते, कोई भी जो नया बेस मिलता सबको लिखते। यानी जितने भी टाइप का बेस है सबको आपको लिख देना है। और उसके बाद एलसीएम में बड़ा वैल्यू, बड़ा पावर आपको रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बेस पावर के फॉर्म में है तो आंसर भी बेस पावर के फॉर्म में आएगा। तो अभी तो आपने केवल बेस लिखा है, तो अब पावर भी लिखना पड़ेगा। तो पावर इसमें क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर देते हैं, बड़ा पावर देते हैं। तो बड़ा पावर क्या है देख लीजिए, 2 का पावर यहाँ पे 9 है और यहाँ 12 है, तो बड़ा कौन है, 12, तो 12 लिखिए आप। उसी तरह से 3 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है, बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 लिखिए। यही आपका एलसीएम हो जाएगा, 2 का पावर 12 गुने 3 का पावर 6, यानी विकल्प डी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एलसीएम में क्या करना है, बड़ा पावर, क्योंकि हायर वैल्यू एलसीएम होता है। आप कोई 2 संख्या का एलसीएम निकालिए, बड़ा वैल्यू एलसीएम निकलेगा, छोटा वैल्यू एचसीएफ निकलेगा। जैसे 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा, और एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा, तो बड़ा वैल्यू एलसीएम आया है, तो हायर वैल्यू एलसीएम, तो एलसीएम में हायर पावर, छोटा वैल्यू एचसीएफ, तो एचसीएफ में छोटा पावर। क्लियर। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना होता तो हम क्या करते, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं कि जो कॉमन बेस होगा उसी को लिखिएगा। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, एलसीएम में सभी बेस को लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है किसी को, लेकिन सभी बेस को लिखना है। जबकि एचसीएफ में क्या करना है, दोनों में जो कॉमन बेस होगा उसको लिखना है। तो दोनों में 2 कॉमन है तो 2 तो लिखेंगे ही, इसके अलावा दोनों जगह 3 भी कॉमन है तो 3 भी लिखेंगे। जो कॉमन बेस होगा दोनों में होगा या सभी में होगा, अगर 3 डाटा इस तरह से दिया जाए तो सभी में जो होगा उसी को लिखना है। और एचसीएफ में लोअर पावर, तो 2 का कम से कम पावर क्या है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, तो 2 का जो न्यूनतम पावर है वह 9 है, और 3 का न्यूनतम पावर यहाँ 3 है, वहाँ 6 है, 3 है, तो यह जो होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। जबकि यह वाला जो आंकड़ा है वह आपका क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसके बनाने के जो सबसे बेस्ट तरीके हैं उसको समझिए आप। बोला किसी वस्तु को 138 में बेचने पर 8% की हानि। जब 138 में बेचा ना तो 8% का हानि हो गया, इसका मतलब यह 92% का मान है, तो 92 से भाग कर दीजिए। अरे हानि कब होता है, जब वस्तु को कम में बेचते हैं, तो 8% की हानि हो गया, यानी कि वस्तु को उसके क्रयमूल्य से 8% कम में, 8% कम यानी कि 92% में ही बेच दिया गया। तो रुपए के रूप में विक्रय मूल्य इतना, जबकि परसेंटेज में इतना, तो रुपया वाला वैल्यू में परसेंटेज से भाग करते हैं तो 1% का मान निकलता है। हमें क्या बताना है, कितना में बेचे कि 4% का लाभ, यानी 104% का मान निकालना है, तो हम 104 से गुना करेंगे। बस इतना कैलकुलेशन आपको करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 138 में बेचने पर 8% की हानि, यानी 138 जो है वह 92% का मान है। कितना में बेचे कि 4% का लाभ, यानी हमें 104% का मान निकालना है, तो हम 104 से गुना करेंगे। अगर बोला जाए कि 500 में बेचने पर 20% की हानि, तो हम 500 बट्टा लिखेंगे 80। कितना में बेचे कि 30% का लाभ, यानी हमें निकालना है 130% का मान, तो हम गुना करेंगे 130 से। बस इतना ही करना है, आंसर आपका आ जाएगा। काटिए इसको, अगर 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 से काटते हैं इसको तो 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 छक्के 24, 26 हो जाएगा। 23 से इसको काटिए, 23 छक्के 138 हो जाएगा। 26 गुने 6, 6 गुने 6 36, हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15, यानी कि 156 रुपये में अगर इसको बेचा जाए, इस वस्तु को 156 में अगर बेचा जाए तो फिर क्या होगा, 4% का लाभ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 12, कॉस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अप टू कहाँ तक है, 179 डिग्री। यह क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा देखा गया है। अब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, गौर से देखिए। 1 से बढ़ते हुए कहाँ तक गया है, 179 तक, तो बीच में कहीं ना कहीं तो कॉस 90 डिग्री होगा। हाँ सर, कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि 1 2 3 4 अप टू बढ़ते हुए 189 तक, तो 78 77 75 100 सब क्रॉस किया होगा। तो जहाँ भी कॉस 90 होगा वहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0,
और 0 से इस पूरे में गुना करिएगा तो आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है, 0। एक वैल्यू 0 आया, सब गुना में है, तो पूरा का पूरा गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है, यहाँ पे बोला है PQ एक ऐसे वृत्त का व्यास है। चलिए सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लिए, इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र जो है उसको O से डिनोट किया है, और PQ इसका व्यास है। व्यास किसको बोलते हैं, केंद्र बिंदु से होके गुजरने वाली जो जीवा होती है वह कहलाता है व्यास, और व्यास को यहाँ पे PQ से डिनोट किया है। ओके, आगे चलिए। यदि वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है, कहीं भी वृत्त पे एक बिंदु ले लेते हैं R, अब RPO, ठीक है, RPO बराबर 42 डिग्री, RPO इस एंगल का मान, इसको हमें मिलाना पड़ेगा, है ना, R के साथ मिलाना पड़ेगा। अब मान देख लीजिए कौन से एंगल का दे रखा है, यहाँ पे बोला है कि RPO बराबर 42, यानी बीच वाला P, इस एंगल का मान है 42 डिग्री, ठीक है, इस वाले एंगल का मान कितना है, 42 डिग्री। हमें बताना है RQP, इस वाले RQP यानी इस वाले एंगल का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। यह जो व्यास है ना, PQ व्यास के द्वारा परिधि पर ना 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इस वाले कोण का वैल्यू कंफर्म हो गया 90 डिग्री। व्यास के द्वारा परिधि पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री, तो इस कोण का वैल्यू कंफर्म हो गया 90 डिग्री। और इसको गौर से देखिए, यह एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री में से दो कोण का जो योग है उसको घटा लीजिए, तो 180 माइनस 90 में 42 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 132। तो 180 में से 132 माइनस करिए, कितना होगा, 48। तो 48 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। एक कोण दे रखा था, दूसरा देख लीजिए, यह व्यास है, व्यास के द्वारा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यह 90 है, यह 42 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस थ्योरम से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। बस एक बात आपको ध्यान रखना था, क्या ध्यान रखना था, कि त्रिभुज के, हाँ, ध्यान यह रखना था कि व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, यह क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से है। बोला है दो पासों को एक साथ फेंका गया, तो देखिए जब एक पासे को फेंकते हैं ना, तो टोटल आउटकम आता है 6 का पावर 1। जब एक पासे को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई ना कोई एक अंक आएगा, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 6 का पावर 1 यानी कि 6 होता है। टोटल आउटकम्स इसको बोलते हैं, कुल संभावना बोलते हैं। अगर दो पासे को फेंका जाए तो 6 का पावर 2 यानी कि 36। टोटल जो आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगा वह कितना हो जाएगा, 36। अगर 3 पासे को फेंका जाए तो 6 का पावर 3 यानी कि 216। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, है ना। पासे, जितने पासे को फेंकेंगे उसके हिसाब से जो कुल संभावना होगा पहले आपको उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, कुल संभावना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो तरीका होता है, निकालने का तरीका होता है, वह यह बहुत सिंपल भाषा में आप समझिए, जो पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है, ठीक है, जो पूछा जाए बटा में क्या लिखना है, कुल संभावना लिखना है। यही तरीका होता है, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा बट्टा के फॉर्म में ही आता है, कुल संभावना। जो पूछा जाए बट्टा क्या लिखना है, कुल संभावना लिखना है। तो जब दो पासे को फेंकेंगे तो कुल संभावना कितना है, कुल संभावना जो है वह आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में जो पूछा जाए, तो पूछा क्या गया है, बोला उस पर अंकित अंकों का योग 12 क्या होगा। तो 12 तो तभी होगा जब पहले डाइस पर भी 6 आए और दूसरे डाइस पर भी 6 आए, ठीक है। 12 कब आएगा, जब पहला पर भी 6 आए और दूसरा पर भी 6 आए। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितना है, सिर्फ एक बार। क्या दूसरा कोई केस है कि उन दोनों पासों का योग 12 हो जाए, नहीं, दूसरा कोई नहीं। मतलब इसकी केवल एक प्रोबेबिलिटी है, कुल कितने में, 36 में। तो 1/36 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह दोनों तो आपका आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1/36। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन ऐसे रहता कि एक पासे को फेंका गया, मान लीजिए एक पासे को, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता, 6। अब इसमें सम आने की क्या संभावना है, तो पासा में देख लीजिए क्या अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, यही होता है। इसमें सम कौन है, 1 2 3, यानी जो पूछा गया है उसका संख्या कितना है, 3। तो सम आने की संभावना 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा सम आने की संभावना। अभाज्य संख्या आने की संभावना कितनी है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या है 3 और 5, यानी कि कुल मिला के 2 अभाज्य संख्या है, कितना में, 6 में, यानी कि 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे देखिए, बोला है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 6 8 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको इसको सोल्व करने का और सिंपल तरीका बताने वाले हैं, जिससे केवल क्वेश्चन को देख के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। हमें एक ऐसा संख्या खोजना है जो 6 से कटे 8 से। अच्छा, 6 से कौन कटेगा, जो 3 से कटे,
यह चीज़ कन्फर्म है। 6 से वही संख्या कटेगा जो 3 से भी कटे और 2 से भी कटे। 12 से वही संख्या कटेगा जो 4 से भी कटे और 3 से भी कटे। मतलब 3 से अगर कोई संख्या कटेगा तभी 6 से कटेगा। तो पहले हम यह चेक करते हैं कि 3 से कौन कटेगा। क्या यह संख्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। यहाँ तक कटेगा, इसके बाद यह नहीं कटेगा 3 से। वैसे भी 9 9 9 3 से कट रहा है, 2 बचा, 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यह वाला संख्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से वही संख्या कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कटे। तो 9 9 18 2 20, अंकों का योग 20, 3 से नहीं कटने वाला है, या 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा मतलब 6 से नहीं कटेगा। और यहाँ जो भी डाटा दिया गया उसमें से किसी एक से भी नहीं कटेगा, तो वह हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। आगे देखिए, 9 9 18 9 27 8, 27 और 8 35, अंकों का योग 35। क्या 35 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब यह भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर वही होगा जो 3 से कटने वाला होगा। क्योंकि 3 से कटेगा तभी तो 6 से कटेगा। 3 से यह संख्या कट सकता है, यह भी संख्या कट सकता है। देखिए, केवल 9 है तो 3 से कटेगा, 9 के अलावा 6 है, 3 से कट जाएगा। अच्छा, 3 से तो कट जाएगा, लेकिन क्या यह बाकी 6 से कटेगा? सर 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6 एक सम संख्या है और सम संख्या से वही संख्या कटेगा जो सम होगा। सम संख्या कभी किसी विषम संख्या को नहीं काटता है। तो यह संख्या 6 8 12 20 15 किसी से भी नहीं कटेगा। 6 सम संख्या है, सम संख्या कभी विषम को नहीं काटेगा। 8 सम संख्या है, यह भी विषम को नहीं काटेगा। 15 उसी संख्या को काटता है जिसके अंतिम में 0 या 5 हो। तो कहने का मतलब है कि देख के पता लग रहा था कि विकल्प डी जो है वह आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, सिर्फ ऑप्शन को देखना था और अपना आंसर चुनना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 19 और 23 में से घटाने पर वितत समानुपाती प्राप्त हो। देखिए, विततानुपाती या कर्मानुपात क्या होता है? दोनों एक ही चीज होता है। विततानुपाती बोला जाए या कर्मानुपात बोला जाए, इसी को हम लोग कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं। क्या होता है? कोई 3 संख्या, जैसे मान लीजिए ABC, विततानुपाती में तब कहा जाएगा जब A बट्टा B बराबर B बट्टा C हो। यानी A का जो संबंध B के साथ हो, B का वही संबंध C के साथ हो, तो यही विततानुपाती में कहलाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A अनुपात B बराबर अगर B अनुपात C हो जाए तो यही कहलाता है विततानुपाती में। यानी कोई 3 संख्या इस तरीके से है कि पहला का जो संबंध दूसरा के साथ है, दूसरा का वही संबंध तीसरा के साथ होगा, तो वह तीनों संख्या विततानुपाती में समझा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, विततानुपाती हमें किसको बनाना है? 16, 19 और 23 को। तो 16, 19 और 23 को गौर से देखिएगा, हमें 16, 19 और 23 को बनाना है विततानुपाती। तो यह तीनों विततानुपाती कब होगा? जब A बट्टा B यानी कि 16 बट्टा 19 का जो वैल्यू है वह B बट्टा C यानी 19 बट्टा 23 के बराबर आ जाए। तो अभी तो यह बराबर है नहीं, इसको हमें बराबर करना है। और बराबर करने के लिए क्या बोला है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इसमें से घटाने पर, किसमें से? प्रत्येक में से घटाने पर यह विततानुपाती हो जाए। तो अब सोचिए कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या प्रत्येक में से घटाई जाए। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे किसके मदद से? ऑप्शन की मदद से। तो बारी बारी से सभी ऑप्शन को ट्राई करिए। पहले हम 9 घटाते हैं, ठीक है? 9 घटाइए। 16 में से 9 माइनस करिएगा 7, 19 में से 9 माइनस करिएगा 12, इस तरफ 7 बट्टा 12 आ गया। यहाँ पे 19 में से 9 माइनस करिएगा 10 हो जाएगा, और 23 में से 9 माइनस करिएगा 14 हो जाएगा। कटने वाला है तो काट लीजिए, काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 बट्टा 12, 5 बट्टा 7, क्या दोनों वैल्यू बराबर है? नहीं है, यानी कि 9 को घटाने से आंसर आपका नहीं आया। आप सीधे सीधे यहाँ पे घटाइए, 7 घटा के देखिए। 7 घटाइए, 16 में से 9 घटाइए, 7 घटाइए कितना हो जाएगा? 9, और 19 में से 9 घटाइए, 7 कितना हो जाएगा? 12। 19 में से 7 घटाइए कितना हो जाएगा? 12, और 23 में से 7 घटाइए कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। काट लीजिए इसको, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 बट्टा 4 आ गया। यहाँ पे काटिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 बट्टा 4, 3 बट्टा 4 इधर भी, 3 बट्टा 4 इधर भी, बराबर वैल्यू आ गया है। तो बराबर वैल्यू कब आया? यह दोनों बराबर कब हुआ? जब प्रत्येक में से कितना घटाए? 7 घटाए। आप 1 घटा के भी चेक कर सकते हैं, जब आप प्रत्येक में से 1 घटाइएगा तभी आपस में वित्तानुपाती नहीं होगा, यह आपस में बराबर नहीं होगा। तो कहने का यह मतलब है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि क्या जोड़े या क्या घटाएं कि वित्तानुपाती हो जाए, तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक पदों में ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे। जिस ऑप्शन को घटाने के केस में और जोड़ने के केस में, जिस ऑप्शन को जोड़ने से कहाँ जोड़ना है? प्रत्येक में वित्तानुपाती हो गया, आपस में बराबर होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए वीडियो में। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।